वैसे ही हमारे अंदर में, आपके अंदर में भी, मेरे अंदर में भी और हर व्यक्ति के अंदर में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक व्यक्ति के अंदर में 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। इसको आप यूं कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से। दुनिया आप पर भरोसा बाद में करेगी, ये याद रखिएगा। दुनिया आप पर भरोसा बाद में करेगी, पहले आपको खुद पर भरोसा करना है। मुझ पर भी दुनिया ने पहले भरोसा नहीं किया, मुझ पर भी लोगों ने डाउट किया, मुझको भी लोगों ने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या पंगे ले रहे हो, जो चल रहा है वो चलने दो। लोगों ने वो सिखाने के लिए आपके साथ आपके अपलाइन, आपके कोच, आपके मेंटर ऑलवेज मौजूद हैं। तो इजी है काम इजी है, घबराइए मत, काम इजी है। लेकिन अच्छा, आपको लीडरशिप में क्या सीखना है? देखिए, लीडरशिप में 3 लोग रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जिन लोगों की आज आप परवाह कर रहे हैं, क्या वही लोग कल आपके बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने वाले हैं? जिन लोगों की आज आप परवाह कर रहे हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कल यही लोग आपको अगर एक अच्छे मकान की जरूरत है तो ये आपके लिए मकान बनाकर देने वाले हैं। क्या आपके परिवार की ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं? तो जब ये चीजें कोई करने वाला नहीं है, तो फिर क्या परवाह करना कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा, और मैं फेल हो गई तो क्या होगा, और मैं कामयाब नहीं हो पाई तो क्या होगा? इन सब चीजों की परवाह आप क्यों कर रहे हैं? उन लोगों के लिए आप अपनी कामयाबी को पोस्टपोन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिन लोगों को आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको आपकी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। अब जिंदा है कि मर गए हैं, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य से जिनको कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों की आप परवाह कर रहे हैं ये सोचकर कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। क्यों नहीं आप हिम्मत करते हैं अपनी ताकत? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके परिवार का पूरा ध्यान रखती हैं, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आज परिवार की हर जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी शक्ति का इतना ही इस्तेमाल काफी है? इतना ही इस्तेमाल काफी है? हमारी जितनी भी आज देवियां हैं जिनका प्रतीक हमें बताया गया, नारी को एक माँ की ममता की मूर्त भी बताया गया, क्योंकि वाकई में नारी एक माँ की सूरत में भी ममतामयी है, बहन की सूरत में भी ममतामयी है, एक बेटी की सूरत में भी ममतामयी है। तो ममता की सूरत भी है एक नारी। लेकिन वहीं पर जब नारी की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह होता है, जब उसकी अस्मिता का सवाल होता है, जब उसके परिवार पर कोई संकट आता है या उनके प्रियजनों पर कोई संकट आता है, तो उसे दुर्गा माँ और काली माँ के रूप में भी दिखाया गया। यानी वो शक्तियां तो आपके अंदर मौजूद है ना, तो फिर क्यों आप उन्हें बाहर आने का मौका नहीं दे रही, सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे? तो मैं आज सिर्फ आपका आवाहन करना चाहता हूं कि अपनी शक्तियों को पहचानिए। आज आपकी पहचान क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पहचान है आपकी? लल्लू की माँ, चुन्नू की माँ, या मिश्रा जी की बीवी मिसेज मिश्रा, मिसेज शर्मा, क्या पहचान है आपकी? और क्या यही पहचान बनाने के लिए आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं? क्या यही पहचान बनाने के लिए आप इस दुनिया में आए थे मनुष्य के रूप में? मुझे थोड़ा सा सोच करके बताइए। मेरी सभी माताओं और बहनों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा सोच कर बताइए कि आपकी पहचान क्या है। एक लड़की जब छोटी होती है उसकी पहचान उसके पिता से होती है, थोड़ी बड़ी होती है उसकी पहचान उसके पति से होती है, थोड़ी और बड़ी होती है उसकी पहचान उसके बच्चों से होती है, उसकी खुद की क्या पहचान है। और जितने मेरे पुरुष भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके घर में एक बहुत जबरदस्त शक्ति है जिसका सीमित इस्तेमाल हो रहा है, सीमित उपयोग हो रहा है, जिन्हें सीमित अवसर मिल रहा है। यदि आप थोड़ा इस बात को समझकर उन्हें भी एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करें कि जहां पर उनको हारने का डर खत्म हो जाए, जहां पर उनके अंदर में ये डर खत्म हो जाए कि अगर मैं सफल नहीं हो पाई तो मेरे घर के लोग ही मेरी आलोचना करेंगे, ये डर खत्म करके एक सुरक्षित माहौल उनको प्रदान करें, थोड़ा उनको बैकअप दें। अगर आपने ये किया तो 2 बड़े फायदे होंगे। पहला तो उनकी अपनी एक अलग पहचान बनेगी और जिसकी वजह से उनके दिल से आपके लिए वाकई में दुआ निकलेगी। और दूसरी चीज ये कि उनकी इस शक्ति का इस्तेमाल होने से जो आज आप अपने परिवार के लिए कर पा रहे हैं, आप दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए और ज्यादा कुछ कर पाएंगे। आपके परिवार के वो अधूरे सपने भी पूरे होंगे जो अभी नहीं हो पा रहे हैं, वो सारी चीजें भी आप ले पाएंगे जो अभी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 हमेशा 11 होते हैं। आज अगर हम कामयाब हैं तो वो कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा पूरा परिवार हम साथ हैं। यानी मैं, मेरी वाइफ नेहा, भैया भाभी, विकास, पायल, मम्मी, मतलब सारे के सारे जो
लोग हैं वो सब एक साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, क्योंकि हम एक साथ मिलकर सपने देखते हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं। तो यही आह्वान मैं आपका भी करना चाहूंगा, सभी पुरुषों का भी करना चाहूंगा और सभी हमारी माताओं और बहनों का भी करना चाहूंगा कि आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलकर आगे बढ़ें, तभी जाकर हम अपने परिवार को भी खुशहाल बना पाएंगे और तभी जाकर के हम अपने समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे और अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। मैं आपको छोटा सा एक वीडियो जरूर दिखाता हूं, 1 मिनट। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि जो हमारी इन्फोसिस की एक्स चेयरमैन सुधा मूर्ति जी है, उनकी एक छोटी सी वीडियो। क्या आपने उस वीडियो में देखा, ये मुझे जरूर थोड़ा सा बताइएगा। आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो जिसको देख करके मतलब मेरी आंखें भी नम हो गई। मतलब आपने शायद नाम सुना होगा इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का। तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं सुधा मूर्ति जी का। कि किस तरीके से इस सदी के सबसे बड़े महानायक जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनकी आज हम इतना ज्यादा जिनका हम सम्मान करते हैं, वो किस तरह से एक महिला को सम्मान देते हैं और उस महिला की कामयाबी का स्तर कितना ऊंचा होगा कि जो इतने बड़े महानायक के हाथों से सम्मान हासिल कर पाई। एक मिनट, आई थिंक अभी साउंड आना शुरू नहीं हुआ होगा ना सर? चले गई वीडियो, स्क्रीन शेयर बंद हो गया। मैं वापस आ रहा हूँ। ओके। समाज में मूल सुविधाओं से वंचित अंडर प्रिविलेज लोगों के उत्थान, उनकी आत्मनिर्भरता और उनके कल्याण के समर्पित एक साधारण जीवन बिताने वाली असाधारण समाज सेविका यहाँ पर आने वाली है देवी से। ये एक टीचर है, शिक्षक है, जानी मानी ऑथर, लेखिका भी है। इन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए 60,000, जी हाँ 60,000 लाइब्रेरीज की स्थापना की। पद्मश्री सुधा मूर्ति जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न, मुझे लगता है कि शायद आपने ये देखा होगा कि अमिताभ बच्चन आज उनका कद इतना ऊंचा है, कामयाबी में आज उनकी मिसाल देते हैं, और सुधा मूर्ति जी का कद कितना ऊंचा होगा कि अमिताभ बच्चन भी उन्हें सम्मान दे रहे हैं पैर छूकर। मतलब ये सीन देख करके मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि पहले तो सुधा मूर्ति जी ने अमिताभ बच्चन जी के पैर छूने की कोशिश की, तो अमिताभ बच्चन जी ने उनको रोक कर कहा कि भाई आप मेरा पैर छुए, ये तो इतनी मेरी क्षमता मेरी वो नहीं है, मैं आपके पैर छूना चाहता हूं। उन्होंने सुधा मूर्ति जी के पैर छुए। तो एक महिला किस जगह तक पहुंच सकती है। देश की आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी एक महिला ही है और वो भी बिल्कुल एक पिछड़े समाज से निकलकर आज उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सोच लें तो आप भी अपनी एक बड़ी पहचान बना सकते हैं। तो थोड़ी सी बातचीत हम यहां पर करेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन अगर सामने आता है तो मुझे जरूर कोई भी साथी बताइएगा कि प्रेजेंटेशन आ रहा है। यस सर, आगे अभी आ रहा है सर। तो सबसे पहले मैं समस्त नारी शक्ति को नमन करना चाहता हूं कि जो भी माताएं बहनें आज हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं या जो भी माताएं बहनें यूट्यूब पर इस मीटिंग को देख रही हैं, जो आने वाले वक्त में जो भी माताएं बहनें इस मीटिंग को देखने वाली हैं, उन सभी को मेरा नमन है। और आखिर क्या कारण है कि ये सारी चीजें समझते हुए भी, इतने सारे एग्जाम
बॉडी को भी कंट्रोल करता है और आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। यदि इस दिमाग को आपने कंट्रोल कर लिया तो ये दिमाग आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, और अगर इस दिमाग ने आप पर कंट्रोल कर लिया तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास चाहे कितनी भी क्षमताएं हो, ठीक वैसे ही जैसे ये जो पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये जो पाइप बिछे हुए हैं, इस पाइप में कहीं पर अगर ब्लॉकेज है तो पानी की टंकी का पानी लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। वो ब्लॉकेज की वजह से पानी कितना भी टंकी में हो मगर वो नीचे नल तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास फरारी कार भी अगर है, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम है, अगर आगे पूरी गाड़ियां खड़ी है, रास्ता ही नहीं है जाने का, तो आपकी फरारी गाड़ी भी किसी काम आने वाली नहीं है। तो वैसे ही हमारे अंदर में, आपके अंदर में भी, मेरे अंदर में भी और हर व्यक्ति के अंदर में तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक व्यक्ति के अंदर में तीन व्यक्ति रहते हैं, तीन लोग रहते हैं। इसको आप यूं कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के तीन हिस्से हैं, हमारे दिमाग का तीन पार्ट है। पहला पार्ट जिसको बोलते हैं ड्रीमर, जो कि सपने देखता है। हर नारी के मन में भी एक ड्रीमर होता है, हर महिला, हर माता, हर बहन के अंदर में भी एक ड्रीमर होता है, जो ये सपने देखता है कि मैं भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी, मैं भी अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी, मैं भी समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करूंगी, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूंगी, मैं भी अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनूंगी, मैं भी लोगों की मदद कर पाऊंगी। मैं देखिए ये है सभी के लिए, लेकिन आज मेरी जो बातचीत विशेष तौर पर है वो मेरी माताओं और बहनों के साथ है, महिलाओं के साथ मेरी विशेष तौर पर आज बातचीत है। बाकी ये चीज तो सभी के लिए है, पुरुषों के लिए भी ये उतनी ही सच्चाई पर है, लेकिन फिर भी मेरी स्पेशल बातचीत आज हमारी माताओं और बहनों के साथ है। तो सभी माताओं के अंदर ये ड्रीमर है जो उनको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है, और महिलाएं तो पुरुषों से ज्यादा सपना देखती हैं, उनके ख्वाब तो और ज्यादा बड़े होते हैं। वो तो बहुत कुछ जीवन में करना चाहती है, घूमना चाहती है, अपने परिवार के साथ आनंद लेना चाहती है। हाँ, उनके ड्रीम में उनका परिवार हमेशा इन्वॉल्व होता है। ये एक महिला की बहुत बड़ी खूबी होती है कि उनके हर सपने में उनके बच्चे और उनका परिवार हमेशा इन्वॉल्व होता है। महिला अपने आप को लेकर अलग से कोई सपने नहीं बनाती, ये बहुत बड़ी महानता है उनकी, मगर वो सपने बनाती है। बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड का जो दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं क्रिटिक, वो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। आपके अंदर से ये आवाज बार बार आती है कि तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, तेरे से नहीं होगा, लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो महिला है, इस समाज में महिलाओं का क्या रोल है, लोग महिलाओं को बहुत तकलीफें देते हैं, बहुत उनके सामने बाधाएं लाते हैं अगर वो कुछ करना चाहे। तो वो बार बार आपके अंदर का ही ब्रेन का एक पार्ट जिसको क्रिटिक बोलते हैं वो आपको रोकेगा कि मैं तो, मेरे तो उम्र ज्यादा हो गई, अब मैं क्या कर पाऊंगी, मेरी तो उम्र बहुत कम है, मुझ पर कौन विश्वास करेगा, मेरे साथ कोई जुड़ेगा नहीं, लोग अगर मुझे मना कर देंगे तो क्या होगा, अगर दो शब्द अगर वो मुझे बोल देंगे, गलत बोल देंगे तो क्या होगा, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये सही समय नहीं है शायद अभी शुरू करने का, कि मुझे थोड़ा सीख लेना चाहिए, सीखने के बाद शुरू करूंगी। ये जितने भी बहाने आपके माइंड से आते हैं ना, ये क्रिटिक, इस पार्ट का काम है, ये आपको बार बार डिमोटिवेट करता है। और ये जो ब्रेन का पार्ट है ना, ये बड़ा चालाक है, ये आपको ना पहले तो जो है वो प्यार से आपको आपका टाइम को खराब करेगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप रोज 7 बजे उठते थे, आप 6 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं किसी दिन, या 5 मान लेते हैं, और पहले तो महिलाएं तो वैसे भी जल्दी उठती हैं, तो मान लेते का अलार्म लगाते हैं कि आज से मैं योगा प्राणायाम शुरू करूंगी, सुबह जल्दी उठकर, वो मेरा समय होगा, उस समय कोई नहीं उठता, उस समय मैं उठ करके थोड़ा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करूंगी। आपने अलार्म लगाया 5 बजे, 5 बजे अलार्म बजेगा, आपको लगेगा कि अब मैं उठती हूँ और काम करती हूँ थोड़ा योगा प्राणायाम, लेकिन ये जो क्रिटिक वाला पार्ट है ना, ये एक्टिव हो जाएगा और ये आपको उस समय बोलेगा कि नहीं 5 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट और, 5 मिनट क्या फर्क पड़ेगा, 5 मिनट, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, 5 मिनट और। तो ये क्रिटिक वाला पार्ट आपको 5 मिनट और के लिए प्रेरित करेगा, और जैसे 5 मिनट के लिए आपकी आंख लगेगी तो वैसे ही आप दोबारा जो उठेंगे वो उठेंगे सीधे 7 बजे, और उसके बाद यही क्रिटिक, यही पार्ट, ये आपको जो है वो जलील करना शुरू करेगा, ये आपको जो है वो नीचा दिखाना शुरू करेगा कि देख लिया कुछ नहीं हो सकता तुमसे, तुम 5 बजे अलार्म लगा के उठ नहीं पाई तो तुम क्या कर लोगी। तो इसलिए अलार्म लगाने का कोई फायदा नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो, इससे बढ़िया तुम रोज सुबह 6 बजे उठती थी, अलार्म लगाया इसलिए तुम 7 बजे उठी, तो अलार्म लगाने की वजह से तुम 1 घंटा और सो गई, तो ये अलार्म लगाने की गलती है, तो आगे से अलार्म लगाना ही नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो। तो ये क्रिटिक वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि ये आपको पहले डिमोटिवेट करेगा, एक्शन
सकते हैं। अगर ड्रीमर वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप एक्शन ले पाएंगे। आपका तीसरा जो पार्ट है डूअर, आप ड्रीमर और डूअर को कनेक्ट कर पाए तो आप एक्शन ले पाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर क्रिटिक वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर आपको एक्शन लेने से ये रोकेगा। तो कैसे इस पार्ट पर आज हम थोड़ा सा नियंत्रण हासिल करेंगे, तो उसकी मैं एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा टिप्स आपको जरूर दूंगा। हालांकि वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो सबसे पहला उस प्रोसेस की शुरुआत यहां से होगी कि आप खुद पर भरोसा कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए कि मैं हर उस शक्ति से लैस हूं जो शक्ति मुझे बड़ी कामयाबी तक लेकर जा सकती है। खुद पर विश्वास करना कामयाबी का पहला मंत्र है, पहली सीढ़ी है। दुनिया आप पर भरोसा बाद में करेगी, ये याद रखिएगा। दुनिया आप पर भरोसा बाद में करेगी, पहले आपको खुद पर भरोसा करना है। मुझ पर भी दुनिया ने पहले भरोसा नहीं किया, मुझ पर भी लोगों ने डाउट किया, मुझको भी लोगों ने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या पंगे ले रहे हो, जो चल रहा है वो चलने दो, लोगों ने बोला। लेकिन मैंने अपनी बात पर मैं कायम रहा और मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैं चलता रहा। मुझे खुद पर भरोसा था, मुझे खुद पर विश्वास था, इस वजह से मैं आगे चलता रहा। और आप भी खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपका दिमाग आपको साथ देगा। आपका दिमाग जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है, क्योंकि सफलता और असफलता के ज्यादातर कारण मानसिक है। देखिए, योग्यता का रोल तो है कामयाबी में कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपनी चीजों को, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, इसका रोल है। इसको बोलते हैं स्किल सेट, कि आपके अंदर कितनी योग्यता है बात करने की, कितनी योग्यता लोगों को बुलाने की, ये स्किल सेट। लेकिन जो बड़ा रोल है वो है माइंड सेट। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा जो दिखता है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन लोगों को लगता है यही पूरा हिस्सा है, जबकि उसका जो 80% 90% हिस्सा है वो पानी के अंदर होता है, जो दिखता नहीं है। बड़ा हिस्सा अंदर होता है, वो दिखता नहीं है। तो वैसे आपकी योग्यता लोगों को दिख रही है, आपका बात करने का तरीका, सलीका, ये लोगों को दिख रहा है, आपका पहनावा, चाल चलन, ये लोगों को दिख रही है। लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये लोगों को दिख नहीं रहा। लेकिन आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल है ये उसी चीज का है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी आपके माइंडसेट का रोल सबसे बड़ा है। तो अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। मैं पहली पार्ट पर जो आपसे बातचीत कर रहा था कि आप थोड़ा आज, अब तक आपने किया था तो बहुत अच्छा, नहीं किया था तो आज आप एक डिसीजन लीजिए कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी तक लेकर जाने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनना है, मुझे जो है अपने समाज के लिए भी कुछ करना है। मैं मनुष्य के रूप में अगर आई हूं तो अपनी जिंदगी को केवल यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं आई हूं। मैं भी अपने परिवार का पूरा साथ दे सकती हूँ परिवार की तरक्की में, घर का लोगों का ध्यान रखते हुए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपना कोई भी काम छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परिवार का ध्यान मत रखिए, आप जितना रख रहे हैं उससे और ज्यादा रखिए। लेकिन फिर भी कुछ समय आपके पास बचता ही है, जो समय कहीं इधर उधर चला जाता है, इधर उधर की बातों में, गप्पे मारने में, टीवी देखने में, इधर उधर की मान लीजिए कई बार गलत चीजों में, गलत जगह पर, तो अपना जो समय चला जाता है वो समय को बचाकर हमें लगाना है ऐसी जगह पर जहां पर हम जिंदगी में तरक्की कर सकें। क्योंकि 20% लोग डेंजर जोन में है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो 20% लोग अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। इस देश की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। 60% लोग सर्वाइवल जोन में हैं, जैसे तैसे रोजमर्रा के खर्चे चला रहे हैं। तो इनके जरूरत के खर्चे तो हो जा रहे हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कंप्रोमाइज करके ये अपनी जरूरत की चीजों को तो चला ले रहे हैं। डेंजर जोन के लोगों की तो जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं हो रही, इनको मांगना पड़ता है गवर्नमेंट से, लोगों से डिपेंडेंट है ये। 60% लोग जैसे तैसे जरूरत की चीजें चलाते हैं। 15% लोग लाइफस्टाइल जोन में है, यानी ये कार बंगला मेंटेन करते हैं, हालांकि इनको भी रोज पैसा कमाते रहने के लिए मेहनत तो करते ही रहना पड़ता है। 4% लोग सुपर रिच जोन में होते हैं, जहां पर इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये दोनों हाथों से लुटाएंगे तो भी खत्म होने वाला नहीं है। और 1% लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं लीजेंड, फाइनेंशियल लीजेंड्स। ये कौन लोग होते हैं? ये खूब सारा पैसा कमाते हैं लेकिन इनके पैसा कमाने के तरीके से आम लोगों को भी फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो का सिम आया, जियो के सिम में आज 50 करोड़ सब्सक्राइबर जियो के लगभग हो गए हैं। अब 50 करोड़ लोग अगर महीने में 200 रुपए का भी रिचार्ज कराते हैं तो 10,000 करोड़ का मंथली रेवेन्यू जियो के पास
आता है, साल भर में 1,20,000 करोड़ का मंथली रेवेन्यू जियो के पास आता है। यानी आज के डेट में अगर मुकेश अंबानी काम ना भी करे तो 1,20,000 करोड़ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको रिचार्ज तो कराना ही है ताकि महीने भर का आपका काम चले, तो आपको तो कराना ही है। तो कितना बड़ा पैसा वो कमा रहे हैं, लेकिन क्या इनके पैसा कमाने से हमें भी कुछ फायदा हुआ? यस या नो, मुझे बताइए कमेंट में, क्या इनके पैसा कमाने से हमें कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? बताइए मुझे कमेंट में, मुझे हमें कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता हूं जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि 2016 में जियो का सिम लॉन्च हुआ, उसके पहले इंटरनेट का 1 GB डाटा लेने के लिए आपको क्या प्राइस पे करना पड़ता था, क्या कीमत देनी पड़ती थी, याद है आपको? मैं आपको याद दिलाता हूं, वो कीमत थी 349 रुपीज। चाहे आप एयरटेल का डाटा ले लें, चाहे आइडिया का ले लें, चाहे किसी वोडाफोन का ले लें, वो था 349, 350 रुपए 1 GB। और आज हम 350 तो पूरे महीने का नहीं देते हैं और हर दिन 1 GB, 1.5 GB, 2 GB यूज करते हैं। तो ये हमको तो फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ। इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ गई, यूट्यूबर बनना आसान हो गया, जूम की मीटिंग अटेंड करना आसान हो गया, सीखना आसान हो गया, तो आम लोगों को भी फायदा हुआ। इसलिए हम मुकेश अंबानी को फाइनेंशियल लेजेंड में रख सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आप इसमें कहां पर हैं? आप थोड़ा आइडेंटिफाई करें कि आप लीजेंड हैं, कि आप भी अरबपति खरबपति हैं और आपकी वजह से हजारों लाखों लोग कामयाब हैं, या आप सुपर रिच है कि इतना पैसा है कि दोनों हाथ से लुटाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, या आप लाइफ स्टाइल जोन में है कि सब आपके पास गाड़ी बंगला सब अपनी मर्जी का है। हाँ, बस ये अलग बात है कि काम करना पड़ रहा है, रोज करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास है। या फिर आप सर्वाइवल जोन में है कि सर जो भी कमा रहे हैं घर का खाली खर्चा चल रहा है, और या फिर आप डेंजर जोन में कि खर्चा भी नहीं चल रहा। आप किसी भी जोन में हैं, आप उसका जवाब खुद जानते हैं, आपको ये समझना है। लेकिन सिर्फ सवाल मेरा ये है कि आपको जाना कहां है। अगर आपको मौका मिले तो आप जाना कहां चाहते हैं? डेंजर जोन में रहना चाहेंगे, सर्वाइवल जोन में, लाइफ स्टाइल जोन में, या सुपर रिच और लीजेंड में पहुंचना चाहेंगे? यदि आप सुपर रिच या लीजेंड में पहुंचना चाहेंगे तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, जो अभी तक हो रहा है उससे कुछ अलग, और उस कड़ी में आपके सामने है आरसिम बिजनेस। तो 7 स्टेप्स कि आप कैसे सफल होंगे इस बिजनेस में। पहला स्टेप है ज्वाइन कीजिए आरसिम बिजनेस एंड डिसीजन लीजिए कि मैं एक दबी कुचली गिरी हुई जिंदगी जीने के लिए अब तैयार नहीं हूं। मैं अपने परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो चुकी हूं, और हम पूरा परिवार मिलकर इस बिजनेस के जरिए अपने परिवार को तो न सिर्फ नंबर 1 पे लाएंगे ही लाएंगे, अपने परिवार के, अपने बच्चों का भविष्य तो सिक्योर करेंगे ही करेंगे, बल्कि हम और भी लोगों की मदद करेंगे ताकि हम फाइनेंशियल लेजेंड बन सकें, हम हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सके। तो ज्वाइन कीजिए, बट केवल ज्वाइनिंग से नहीं होगा, साथ में एक डिसीजन लीजिए। दूसरा काम कीजिए कि 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने का डिसीजन लीजिए और यूज करना शुरू कीजिए। आज तक जो प्रोडक्ट हम यूज करते आए हैं, बाजार से लेकर, अगर उन प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से आपके पास पैसे आए हैं, अगर उन प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से आपके बच्चों के भविष्य, बच्चों के सपने पूरे हुए हैं, अगर उन प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से आपके पास इनकम बढ़ी है, अगर उन प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से आपकी अपनी एक अलग पहचान बनी है, अगर उस प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से आपके परिवार की जिंदगी बेहतर हुई है, तो फिर आप बिल्कुल उस प्रोडक्ट को यूज करते रहिए। मगर मेरा सवाल है कि क्या ऐसा हुआ है? जरा गंभीरता से सोचिए, आज सोचना पड़ेगा, और आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? जिंदगी आपकी है, भविष्य आपका है, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चों की जिंदगी है, उनका आने वाला कल है। आप आज नहीं सोचेंगे तो कल कौन सोचेगा? आपके बच्चों के बारे में कोई और सोचने के लिए नहीं आने वाला है। आज आपको सोचना पड़ेगा कि उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से केवल चंद लोगों की जिंदगियां बदली है, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करके कई लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है, उनमें से भी कई माताएं, बहनें, महिलाएं आज यहां मौजूद है, तो उनकी जिंदगी बदली है, तो आपकी भी बदल सकती है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज के बाद मेरे घर में अगर कोई सामान आएगा तो वो आरसीएम का ही आएगा, क्योंकि आरसीएम में कामयाबी का ये पहला मंत्र है, पहली सीढ़ी, कि भाई आपको अगर आरसीएम में सफल होना है तो प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करने पड़ेंगे, तभी कन्विक्शन आएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी सच्चाई के साथ आप लोगों को बोल पाएंगे कि दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है। आरसीएम का तेल बहुत अच्छा है, हेल्थ गार्ड बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपके यूज करने का पहला कारण उसकी क्वालिटी नहीं होना चाहिए। आपके यूज करने का पहला कारण ये होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का इकलौता तेल है जिस तेल के इस्तेमाल करने से बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं। ये हिंदुस्तान का आरसीएम का साबुन हिंदुस्तान का पहला
अच्छी है, तभी तो चल रहा है इतने सालों से, लेकिन वो कारण सेकेंडरी है। पहला कारण कि इससे सपने पूरे होते हैं। तो दूसरा मंत्र कामयाबी का, पहला मंत्र ज्वाइन कीजिए, डिसीजन लीजिए। दूसरा मंत्र है प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए। तीसरा कामयाबी का मंत्र है, स्टेप है कि ओपन ए डिस्प्ले वॉल। अपने घर पर आरसन के प्रोडक्ट को थोड़ा सजा करके रखिए। डिस्प्ले वॉल की एक आपकी आईडी बनती है जो आपके सीनियर आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी कि आप अकेले नहीं है, एक कोच, एक मेंटोर, एक गाइड आपके साथ ऑलवेज मौजूद हैं, जो आपको कदम कदम पर ये सिखाएंगे कि आपको क्या करना है। तो वो आपको बताएंगे कि कैसे खोलना है डिस्प्ले वॉल। खोलना कुछ नहीं, एक आईडी बनानी है और उसका सामान लाकर घर के किसी भी कॉर्नर में, टेबल है टेबल के ऊपर, अलमारी है अलमारी, जो भी है, सजा करके आपको रखना है। ये तीसरा कदम। चौथा कदम है अपने सपनों को लिखना है एक कागज पे, और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर लिखना है। अपने हस्बैंड के भी सपने लिखवाइए, अपने बच्चों के भी सपने लिखवाइए, सास ससुर के भी सपने लिखवाइए, भाई बहन के भी सपने लिखाइए, अपने भी सपने लिखिए। जितने भी सपने आज तक आपने कभी न कभी देखे थे या देखने की हिम्मत नहीं हुई थी, देखना चाहते थे, देख नहीं पाए थे, उन सभी सपनों को आज आपको जगाने का वक्त आ गया है, उनको लिखने का वक्त आ गया है। क्योंकि याद रखिए, जितने भी लोग आज आपको सफल दिखते हैं, जितनी भी महिलाएं आज आपको कामयाब दिखती हैं, उन सभी की कामयाबी का सबसे पहला कारण है कि उन्होंने सपना देखने की हिमाकत की, और तब की जब उनके पास कुछ भी नहीं था। जब सब कुछ हो जाएगा तब सोचना बहुत आसान है, लेकिन जब कुछ भी नहीं था तब उन्होंने सपने देखने की हिमाकत की। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, ये आने वाला जो कल है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अपने सपनों की खूबसूरती पर यकीन है। कदम कदम पर आपका डर आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, लेकिन यदि आपने सपने लिख लिए और उसको घर की दीवारों पर, बेडरूम पर, ड्राइंग रूम पे, किचन में, सब जगह चिपका दिया। देखिए, ये जो मैं आपको 7 मंत्र बता रहा हूं कामयाबी का, इसको अगर पूरी श्रद्धा से, बिना डाउट किए, बिना नेग्लेक्ट किए, बिना आप जो है इसको लापरवाही किए, टाल मटोल किए कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, बिना बहाना बनाए, अगर आपने पूरे श्रद्धा से फॉलो किया, तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि जैसे मेरी जिंदगी बदली, जैसे यहां पर हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगी बदली, आपकी जिंदगी भी जरूर बदलेगी। लेकिन करना पड़ेगा, अपने सपनों को लिखना पड़ेगा, और केवल लिखने से भी नहीं होगा, घर की दीवारों पर चिपकाना पड़ेगा। लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए, वो लोग आपके घर का, आपकी बिजली का बिल भरने वाले नहीं है, बच्चों की फीस भरने वाले नहीं है, हंसने दीजिए। अपने सपनों को चिपकाइए, अपने बेडरूम में, अपने वॉशरूम में, अपने किचन में, हर जगह चिपकाइए। क्योंकि डर आपको रोकेगा। आप किसी से बात करने जाएंगे, आपका डर आपको रोकेगा। आप किसी से मिलने जाएंगे, डर आपको रोकेगा। आप मीटिंग अटेंड करेंगे, डर आपको रोकेगा। आप प्रोडक्ट की किसी से चर्चा करेंगे, डर आपको रोकेगा। इस डर को डराने का सिर्फ एक तरीका है कि सपनों को डर से बड़ा बना दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि यदि मान लीजिए किसी के घर में आग लगी है और अंदर कुछ पैसा रह गया और घर पूरा जल रहा है, तो शायद वो हिम्मत नहीं करेगा कि वो घर के अंदर जाए। करेगा? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या आप हिम्मत करते कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि घर में आग लगी है और अंदर 10,000 रुपए रह गए हैं और पूरा घर जल रहा है, तो क्या आप हिम्मत करेंगे अंदर जाने के लिए, उस 10,000 को लेने के लिए? क्योंकि पता नहीं अंदर कितनी आग है, धुआं कितना गहरा है अंदर। 10,000 होगा तो क्या उसको लेने के लिए आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? अरे 20,000 होगा तो क्या आप जाएंगे? 50,000 होगा तो क्या आप जाएंगे? मुझे मालूम है कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 कि यदि आपका 2 साल का बच्चा अंदर रह गया और आग लगी हुई है भयंकर, तो क्या आप उसको बचाने के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे मालूम है कि इस बात का जवाब आपका एक ही होगा, आप दें या ना दें, आप सबका जवाब एक ही होगा कि सब बच्चे की जान अगर खतरे में है तो हम तो अपनी जान दांव पे लगा देंगे, हम तो जरूर अंदर जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि साहब बच्चा, मतलब माँ के लिए बच्चा दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। तो वो बच्चा अंदर था तो आप अपने डर से लड़ गए, वो बच्चा नहीं, केवल पैसों की बात थी तो लड़ नहीं पाए। तो जिस दिन आपके सपने डर से बड़े हो जाएंगे, कोई बड़ा कारण आप बना लेंगे कि मेरे बच्चों की जिंदगी है, मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों का करियर है, मेरे परिवार का सपना है, जब मेरा, तो ये जब बड़ा सपना बना लेंगे ना, तो आप अपने डर से लड़ जाएंगे और डर को हरा देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिम कैरी एक हॉलीवुड एक्टर हैं, और जब इनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था तो इन्होंने खुद पर भरोसा करना बंद नहीं किया। काम नहीं मिल रहा है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको भरोसा था। इन्होंने एक $10 मिलियन का चेक लिखा और अपने पर्स में रख लिया और लगे रहे, मेहनत करते रहे। इनको फिर धीरे धीरे काम मिला। एक मूवी आई मास्क हिट, मास्क 2 हिट, डम एंड डम्बर। जब उसके लिए साइन किया गया डम एंड डम्बर के लिए, तो डायरेक्टर ने साइनिंग अमाउंट के रूप में एक चेक दिया। और माय डियर फ्रेंड्स,
डॉलर का भरोसा किया और वो भरोसा सच साबित हुआ। तो जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, अपने ड्रीम पर भरोसा करते हैं, तो वो ड्रीम हकीकत में तब्दील होता है। पांचवा कदम है स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू कीजिए। कोई भी काम सीख कर आप कर सकते हैं, कोई भी नई चीज बिना सीखे नहीं होगी। मैं एक मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदने के लिए गया, डॉक्टर ने जिस हैंडराइटिंग में दवाई लिखी थी, आप तो जानते ही डॉक्टर कैसे लिखते हैं, तो जिस हैंडराइटिंग में लिखी थी तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं मेडिकल स्टोर में गया, मेडिकल स्टोर के मालिक मोबाइल पे कुछ कर रहे थे, वो उन्होंने पर्चा जो है नौकर को दे दिया। नौकर 18-19 साल का लड़का था, कम पढ़ा लिखा लग रहा था, गांव का लग रहा था, बिल्कुल कपड़े पहनने का भी उसका सलीका ठीक नहीं था। तो मुझे लगा इसकी क्या समझ में आएगा दवाई का पर्चा, बट वो पर्चा उसे पढ़ा, उसने बिल्कुल बिना देखे बिना सोचे एक सेकंड भी गवाए बिना उसने बोल दिया ये वाली नहीं है और ये वाली है, मैं निकाल के देता हूं, और पीछे से निकाल कर फट से दे दिया, और बिल्कुल वो एकदम आराम से, कोई मुश्किल ही नहीं हुई उसको। तो मैंने उससे पूछा कितना पढ़े हो, उसने कहा 4th क्लास। तो मैंने कहा 4th क्लास पढ़ के तुमने डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ ली, तुमको याद है कि दवाई कहां रखी है, तुमको याद है कौन सी दवाई खत्म हो गई, कैसे? बोला सर 2 साल से यही काम कर रहा हूं, करते 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 सीख गया। तो कोई भी काम कोई भी व्यक्ति सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे। उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, थोड़ा लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। सीखना क्या है? 3 चीजें आपको मुख्य रूप से सीखनी है। पहला, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, जिसके लिए बहुत सारे YouTube में वीडियोस हैं, हमारे जितने भी आरसीएम के YouTube चैनल्स हैं उनमें वीडियोस हैं। लगातार जो है मीटिंग्स हो रही है, लगातार जगह जगह पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स हो रही है। इस 1 बजे की मीटिंग में भी कई बार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग होती है, किसी और कीसोल की भी ट्रेनिंग होती है, और भी जगह पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगातार चल रही है, फिजिकल ट्रेनिंग भी चल रही है। तो एजुकेशन मौजूद है, नॉलेज मौजूद है, आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो प्रोडक्ट नॉलेज, दूसरा मार्केटिंग प्लान की नॉलेज, और तीसरा आपको लीडरशिप सीखनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं होगी, लीडरशिप बाय बॉर्न क्वालिटी नहीं होती है, लीडरशिप एक डेवलप की जा सकने वाली क्वालिटी होती है। तो ये 3 चीजें, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज और लीडरशिप, ये तीनों चीजें सिखाने के लिए आपके साथ आपके अपलाइन, आपके कोच, आपके मेंटर ऑलवेज मौजूद हैं। तो इजी है काम इजी है, घबराइए मत, काम इजी है। लेकिन अच्छा, आपको लीडरशिप में क्या सीखना है? देखिए लीडरशिप में 3 चीजें हैं। लीडरशिप में पहला है खुद को कैसे मैनेज करें, मैनेजिंग सेल्फ, खुद को कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि आपके अंदर की कमजोरियां कई बार आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, तो खुद को भी मैनेज करना पड़ता है। दूसरा, परिस्थितियों को कैसे मैनेज करें, अलग अलग जो स्थिति बनेगी उसको कैसे हैंडल करेंगे, और तीसरा लोगों को कैसे हैंडल करें। ये 3 चीजें मिलकर बनती है लीडरशिप। तो आपको सीखनी है और बहुत मजा आएगा जब आप सीखने की जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बहुत सरल तरीके से आपके कोच आपको सिखाएंगे। छठवां काम है अब बिजनेस शुरू कीजिए। तो बिजनेस शुरू, अच्छा ये शुरू करने के लिए इंतजार मत करना कि मैं पूरा सीख जाऊंगी फिर शुरू करूंगी, सीखते रहना शुरू कर देना, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि पानी में उतरे बिना तैरना सीख जाए। क्लासरूम में बैठकर तैरना नहीं सीख सकते, ऑनलाइन तैरना नहीं सीख सकते। आपको नॉलेज मिलेगी, आपको उसके तरीके सीखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। तो करना तो पड़ेगा, 2 चीजें करनी है, प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए और लोगों को बिजनेस प्लान देखने के लिए इनवाइट कीजिए। चाहे तो आप इस 1 बजे वाली मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं, यहां पर भी उनको बिजनेस के बारे में जानकारी मिलेगी। कोई फिजिकल सेमिनार हो रहा है वहां भी बुला सकते हैं, कोई और आपकी अपलाइन के द्वारा कोई कार्यक्रम हो रहा है आप वहां पर भी बुला सकते हैं। तो लोगों को बिजनेस प्लान में देखने के लिए बुलाना, लेकिन ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए। प्रोडक्ट का प्रमोशन आप कैसे करेंगे? 2-3 टिप्स दे देता हूं आपको। घर में टी पार्टी रेगुलर बेसिस पे इनवाइट करना शुरू कीजिए। हर हफ्ते, हर 15 दिन में आसपास की महिलाओं को बुलाइए, घर में चाय पिलाइए, उसी जगह बिठाइए जहां पर आपने आरसीएम के प्रोडक्ट सजा के रखे हुए। आप बिजनेस की बात नहीं भी करेंगे तो भी उनकी उत्सुकता वश वो आपसे पूछेंगे ये कीसोल क्या है, ये गामा ओरिजिनल क्या है, ये न्यूट्रीचार्ज क्या है, ये क्या रखा हुआ है, ये हल्दी कैसी है, ये तेल कैसा है, ये क्या चीजें हैं। आपके पास एक मौका होगा उनको उसकी क्वालिटी बताने का, तो जिससे प्रोडक्ट बिकेगा। दूसरा, जिन लोगों से भी आपका गहरा संबंध है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपके जिनसे आपका लेना देना है, दूध वाला दूध देता है, काम वाली भाई काम करती है, उनको 1 महीने के लिए अपना ग्राहक बनाइए कि आप 1 महीने के लिए हमारे पास से सामान ले लीजिए, आप यूज करके देखिए, क्योंकि आपकी राय हमें चाहिए, फीडबैक हमको चाहिए। तो 1 महीने के लिए हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए। आप बाजार से नहीं लेकर के, लेना नहीं था आपको, साबुन तेल हल्दी मिर्ची लेना ही था, तो आप यहां से ले लीजिए और आप यूज करके फीडबैक दीजिए, कैसा लगा आपको, क्या लगा। तो ये सेकेंड स्टेप है। और इस तरीके से आप और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो आपके कोच मेंटर आपको लगातार देंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक एक बार पहुंचाएंगे। एक बार आपको पहुंचाना है, बाद में तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो प्रोडक्ट वापस अपने आप को रिपीट सेल पे लेकर के आएगा। लेकिन
तो आपको करनी पड़ेगी, लोग उसके बारे में अभी जानते नहीं है। तो जब प्रोडक्ट लोग यूज करने लगे, फिर इनको बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट कीजिए। और सातवां और आखिरी स्टेप है, अपलाइन के संपर्क में बने रहिए और धैर्य के साथ चलते रहिए। बड़ी कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। झोपड़ी बनानी है, एक रात में बन जाएगी। ताजमहल बनाना है तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो कम से कम 1 से 2 साल धैर्य के साथ इस बिजनेस को सीखिए, कीजिए, फिर जाकर के हिसाब लगाइएगा कि कुछ आना शुरू हुआ या नहीं हुआ। 2 साल में आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ, आना शुरू हो जाएगा। तो हिसाब किताब 1 साल 2 साल के बाद लगाना। आप इस 1-2 साल को लर्निंग पीरियड के रूप में लीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि शुरू में पहले महीने से ही आपको इनकम आने लग जाए, क्योंकि आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो इनकम तो पहले महीने से भी आ सकती है। लेकिन मैं उसको इनकम नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ छात्रवृत्ति। वो स्कॉलरशिप है, चूंकि पढ़ाई आप अच्छी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है, आपका रनिंग एक्सपेंस निकल रहा है, आपका हौसला बना हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली इनकम तो मैं उसको बोलूंगा कि जहां महीने का कम से कम 50,000 रुपया आपको अर्जन से आने लग जाए। क्योंकि आने को तो यहाँ लाखों रुपए आ रहे हैं लोगों को, कम से कम 50,000 तो आए आपको, तो वहां से आप मान सकते हैं कि मुझे इनकम आ रही है। बाकी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 तो ये स्कॉलरशिप है। तो अपलाइन के संपर्क में रहिए और जीवन की जो भी परिस्थितियां आपके सामने आए उनसे डिस्टर्ब मत होइए, घबराइए मत परेशान होइए साहब, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। 24 घंटे जिग जिगलर बोलते हैं कि कोई भी चीज को लेकर केवल 24 घंटे डिस्टर्ब रहिए, फिर अपने काम पे लग जाइए। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं। किसी ने कुछ कर दिया, कोई बात नहीं। किसी ने आपके साथ कुछ आपकी बुराई कर दी, कोई बात नहीं। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, कोई बात नहीं। आपके साथ कुछ भी हो जाए, 24 घंटे से ज्यादा उस चीज को लेकर परेशान मत रहिए, क्योंकि हम लोग कामयाब होने के लिए दुनिया में आए हैं। और एक छोटी सी कहानी मैं अपने बात की आखिरी में सुनाना चाहूंगा कि एक राजा के ऊपर आक्रमण हुआ, उसका पूरा राज्य चला गया। तो राजा जंगल में जाकर छिप गया और वहां पर उसको याद आया कि जब वो अच्छे समय पर था तो उसने अपने गुरु से गुरु मंत्र मांगा था। तो गुरु ने 2 मंत्र दिए थे और दोनों मंत्र को कागज में लिखकर राजा ने 2 अंगूठियों में लगाया था, क्योंकि गुरु ने ये बोला था, एक मंत्र तब खोलना जब बहुत दुख का समय हो, जब सब कुछ खत्म हो जाए, और ये दूसरा मंत्र तब देखना जब बहुत खुशी का वक्त हो। तो अब वो दुख वाला समय आ गया है, तो एक मंत्र देखने का वक्त आ गया है। तो राजा ने वो पर्ची निकाली, क्योंकि उसके दिमाग में सुसाइड करने का भी ख्याल आने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। पर्ची निकाली, पर्ची में लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इट मीन्स कि ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये मुश्किल का वक्त गुजर जाएगा। ये पढ़ते ही राजा को हौसला आया कि साहब ये वक्त स्थायी नहीं है, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। उसने फिर अपनी शक्ति इकट्ठा की, धीरे 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 अपनी सेना बनानी शुरू की, और कुछ सालों के बाद वापस उसने अपने राज्य पर कब्जा करने के लिए दुश्मन पर आक्रमण किया और दुश्मन को हरा करके राज्य पे कब्जा कर लिया। अब राजा राजगद्दी पे बैठा और थोड़ा उसके मन में अहंकार भी आया कि मैंने वापस राज्य हासिल कर लिया। वो थोड़ा बहुत खुश हो गया कि मैं क्या चीज हूं। तब उसको याद आया कि गुरु ने एक मंत्र और दिया था और ये बोला था खुशी में निकाल के पढ़ना। उसने उसको निकाल के पढ़ा, उस पर्ची में भी लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। तो सुख में बहुत ज्यादा दिमाग खराब करना नहीं और दुख में बहुत ज्यादा रोना नहीं, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो चलिए, आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आगे बढ़ें, अपने सफलता अपनी असफलता इनका सही नियोजन करते हुए, आगे बढ़ते हुए आरसीएम बिजनेस के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल करें, बड़ी कामयाबी हासिल करें, लोगों के लिए मिसाल बने, लोगों के लिए रोल मॉडल बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मुझे यहाँ पर आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसके